नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव होने के साथ ही चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली विशेष सभा और उस विशेष सभा में होने वाले महापौर व उप महापौर के चयन पर टिकी है, जिसे लेकर अच्छी खासी उत्सुकता का भी माहौल है तथा आम धारणा बन रही है कि 22 जनवरी को मुंबई स्थित मंत्रालय में निकाले जाने वाले महापौर पद के आरक्षण के ड्रॉ के साथ ही यह तय हो जाएगा कि अमरावती में अगला महापौर कौन होगा। लेकिन असल हकीकत यह है कि 22 जनवरी को महापौर पद के लिए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया के पश्चात नए पार्षदों की पहली आम सभा बुलाने तथा महापौर व उप महापौर पद के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने, नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करने और फिर दोनों पदों के लिए चुनाव करवाने की प्रक्रिया को पूरा करवाने में एक निश्चित व तय कालावधि लगना तय है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि अमरावती में नए महापौर व उप महापौर का चुनाव 1 फरवरी के बाद ही होगा तथा फरवरी में ही नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली सभा बुलाते हुए नए महापौर व उप महापौर के निर्वाचन व नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में जनता द्वारा दिए गए मिले जुले जनादेश के चलते किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिल पाया, जिसके चलते महानगर पालिका में अब की बार किसकी सरकार बनेगी इसे लेकर माथापच्ची जारी रहने के साथ ही जबरदस्त उत्सुकता भी बनी हुई है। इसी बीच महायुति में शामिल घटक दलों के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को देखते हुए यह संभावना बनती नजर आ रही है कि संभवतः अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के गठबंधन की मिली जुली सत्ता रहेगी, जिसमें शिंदे गुट वाली शिवसेना भी शामिल होगी। साथ ही इस गठबंधन के तहत महापौर का पद भाजपा के पास रहेगा। 87 सदस्यीय अमरावती मनपा के चुनाव में 25 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है। वहीं राज्य स्तर पर भाजपा के साथ महायुति में शामिल रहने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी ने 15 सीटों पर सफलता हासिल की है, जबकि अजित पवार गुट वाली राकापा ने 11 और शिंदे गुट वाली शिवसेना ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। चूंकि अमरावती महानगर पालिका में सत्ता स्थापित करने हेतु स्पष्ट बहुमत के लिए 44 सीटों का जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, जिसके चलते अब चुनाव पश्चात किए जाने वाले गठबंधन की ओर ध्यान दिया जा रहा है और समविचारी दलों के साथ गठबंधन करने पर विचार विमर्श का दौर चल रहा है। 9 वर्ष के अंतराल तथा करीब 4 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद अमरावती महानगर पालिका का आम चुनाव होने के साथ ही चुनावी नतीजे भी घोषित हो चुके हैं तथा शहर के 22 प्रभागों की 87 सीटों से नए पार्षदों का निर्वाचन भी हो चुका है, परंतु अब तक अमरावती महानगर पालिका के नए सदन का आधिकारिक रूप से गठन नहीं हुआ और शहर के नए महापौर का चयन होना भी बाकी है, जिसके चलते अमरावती महानगर पालिका में अब भी प्रशासक राज ही चल रहा है। ऐसे में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासक के रूप में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा द्वारा ही ध्वज वंदन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी जाएगी। खास बात यह है कि विगत 4 वर्षों से अमरावती महानगर पालिका में चल रहे प्रशासक राज में प्रशासक के हाथों तिरंगा झंडा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने का यह अंतिम अवसर होगा, क्योंकि इसके बाद मनपा के नए सदन के अस्तित्व में आने के उपरांत एक बार फिर राष्ट्रीय सर्वे पर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में यह अधिकार महापौर के पास रहेगा तथा शहर के नए महापौर द्वारा पहली बार 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर ध्वज वंदन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव नतीजे घोषित होते ही अब एक तरह से अमरावती शहर में ऊंचे स्तर की राजनीति शुरू हो गई है, जिसका शिकार आज भाजपा नेता व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे बने, जिसके इस्तीफे की खबर आज कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जो देखते ही देखते जमकर वायरल भी हुई, जिसके चलते अच्छा खासा हड़कंप भी मचा। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि इस खबर में कोई तथ्य नहीं था, बल्कि यह बेसिर पैर की खबर पूरी तरह से अफवाह थी। इस पूरे मामले से अवगत होते हुए पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके विरोधक इस हद तक नीचे गिर जाएंगे यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके खून में भाजपा, सोच में भाजपा और विचार में भाजपा है। ऐसे में वे कभी भी भाजपा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीब 2:30 बजे धारनी में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पूर्व पालक मंत्री पोटे के इस्तीफे के संबंधित एक पोस्ट डाली गई, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इस पोस्ट को देखते ही देखते अन्य कई व्हाट्सएप ग्रुप सहित फेसबुक
व इंस्टाग्राम आईडी पर भी शेयर किया जाने लगा। यहाँ तक कि कुछ स्थानीय अखबारों व मीडिया पोर्टल ने भी इस पोस्ट की कोई पुष्टि या पड़ताल किए बिना ही पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के इस्तीफे की ब्रेकिंग न्यूज भी चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच इस पूरे मामले की जानकारी पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल को दोपहर 3:30 बजे फोन के माध्यम से मिली। उस समय वे अपने कॉलेज के विभिन्न शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। ऐसे में इस खबर को देखते ही पूर्व मंत्री पोटे भी हैरत में पड़ गए तथा उन्होंने इस इस्तीफे से जुड़ी खबर को पूरी तरह से झूठी, निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ विरोधी जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के निकट सहयोगी एवं भाजपा के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नितिन गुर्दे पाटिल ने बताया कि पोटे पाटिल के इस्तीफे से संबंधित खबर पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के विचारों व संस्कारों में भाजपा है और वे कभी भी भाजपा को छोड़कर अन्य किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाने वाले। इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है। विगत 4 वर्षों से अमरावती महानगर पालिका में कचरे व गंदगी की समस्या लगातार विकराल होती रही, जिसे लेकर कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा मनपा मुख्यालय पहुंचकर मनपा अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाने का प्रयास भी किया जाता था। साथ ही साथ स्थानीय अखबारों में भी शहर के अलग अलग हिस्सों में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को लेकर छायाचित्रों सहित समाचार प्रकाशित किए जाते रहे। लेकिन इसके बावजूद विगत 4 वर्षों से मनपा में चले आ रहे प्रशासक राज के दौरान सारे अधिकार अपने पास केंद्रित रहने के बावजूद मनपा के अधिकारियों द्वारा इस समस्या की ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, बल्कि पूरा ध्यान साफ सफाई को लेकर ठेकेदारी पद्धति में नए नए प्रयोग करने पर केंद्रित रखा गया। वहीं अब जब महानगर पालिका के आम चुनाव हो गए तथा 22 प्रभागों की 87 सीटों पर नगर सेवक के तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का चयन हो गया, साथ ही अब अगले सप्ताह में मनपा के नए सभागृहों में अस्तित्व आने की पूरी संभावना है। तब अचानक ही मनपा प्रशासन का ध्यान शहर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या पर गया है और मनपा प्रशासन ने नागरिकों के लिए स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के समाधान हेतु एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस संदर्भ में महानगर पालिका द्वारा गत रोज कचरे व गंदगी की समस्या तथा शहर की साफ सफाई को लेकर करीब 4 वर्ष के अंतराल पश्चात पहली बार गंभीरता दिखाते हुए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें नागरिकों को घर घर कचरा संग्रह, घंटा गाड़ी, सार्वजनिक नालियों की सफाई, गलियों व सड़कों की स्वच्छता आदि संबंधित समस्याओं की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके तहत मनपा हेल्पलाइन नंबर 72 12 67 23 00 तथा व्हाट्सएप शिकायत नंबर 70 300 92 230 उपलब्ध कराए गए हैं। खास बात यह भी है कि शहर में कचरा संकलन व प्रबंधन हेतु जारी संयुक्त व एकल ठेका प्राप्त करने वाली कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड नई ठेकेदार एजेंसी द्वारा भी अब एक अलग हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, जिसे लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक रिहायशी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमा कचरा, कचरे के स्पॉट तथा भरे हुए कचरा कंटेनरों को उठाने के लिए नागरिकों द्वारा सीधे 75 175 16 162 इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि मनपा प्रशासन ने भले ही शहर में व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या पर कुछ हद तक गंभीरता दिखाते हुए एक साथ 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, परंतु जब इन तीनों नंबर पर शहर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले नागरिकों ने कचरे संबंधी जानकारी देने हेतु संपर्क करने का प्रयास किया तो तीनों ही नंबर बंद पाए गए, जिसके चलते हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बावजूद आम शहरवासी हेल्पलेस ही दिखाई दिए। साथ ही मनपा की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान भी उठते दिखे। हाल ही में हुए अमरावती मनपा के चुनाव के बाद भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा अपनी पार्टी की कद्दावर नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग बड़े जोर शोर से उठाई जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व सांसद नवनीत राणा की पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मनपा चुनाव में पार्टी के कई प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, परंतु स्थानीय स्तर से उठ रहे ये आवाजें नगाड़ खाने में तूती की तरह साबित हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली पूर्व सांसद नवनीत राणा को भाजपा द्वारा आगामी अप्रैल माह में होने जा रहे पश्चिम बंगाल के चुनाव हेतु अपना स्टार प्रचारक घोषित कर दिया है, जिसके चलते पूर्व सांसद नवनीत राणा के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उठ रही आवाजों की अहमियत और असलियत को समझा जा सकता है। अमरावती मनपा के चुनाव नतीजे घोषित होते ही अमरावती भाजपा में राणा विरोधी धड़े ने जबरदस्त तरीके से सक्रिय होते हुए मनपा चुनाव में पराजित कुछ भाजपा प्रत्याशियों को साथ लेकर राणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके तहत कुछ विजित व पराजित प्रत्याशियों के नाम का हस्ताक्षर वाला पत्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जारी करते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग उठाई गई थी। इसके तुरंत बाद पत्र में नाम शामिल रहने वाले कई प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो संदेश जारी करते हुए खुलासा किया कि उनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं, साथ ही उनकी पूर्व सांसद नवनीत राणा को लेकर कोई शिकायत भी नहीं। साथ ही साथ मनपा चुनाव में विजयी रहे भाजपा के कई प्रत्याशियों ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व सांसद नवनीत राणा को देते हुए सोशल मीडिया पर अपने वीडियो संदेश जारी किए, जिसके चलते विरोधी खेमे द्वारा पूर्व सांसद नवनीत राणा को लेकर खोला गया मोर्चा फिलहाल बेअसर साबित होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऐसे तमाम प्रयासों व बची खुची हवा को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राणा को बंगाल चुनाव हेतु स्टार प्रचारक बनाए जाने ने निकाल दिया। अमरावती महानगर पालिका में भाजपा के नेतृत्व वाली युति की सत्ता स्थापित होने का चित्र लगभग स्पष्ट हो गया है। ऐसे में वोटों के थोड़े से अंतर से पराजित हुई है पार्टी प्रत्याशियों ने अब जैसे तैसे मनपा के सदन में पहुंचने हेतु पार्टी के नेताओं के पास खुद को स्वीकृत नगरसेवक बनाए जाने हेतु जबरदस्त ढंग से मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मनपा के चुनाव में विजयी रहे नवनिर्वाचित पार्षदों ने अब अपना नंबर स्थायी समिति में लगने हेतु प्रयास करने शुरू कर दिए है, जिसके लिए नवनिर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने नेताओं से मिलकर खुद के लिए जमकर लॉबिंग व फील्डिंग लगाई जा रही है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वीकृत नगर सेवक तथा स्थायी समिति सदस्य पदों के लिए किन किन लोगों की लॉटरी लगती है। मनपा चुनाव में 360 उम्मीदवार अपना डिपॉजिट बचा पाए, वहीं 202 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। उल्लेखनीय है कि मनपा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए डिपॉजिट की रकम 2500 रुपए और ओबीसी तथा सर्वसाधारण सवर्ग के लिए डिपॉजिट की रकम 5000 रुपए तय की गई थी। चुनावी मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार चुनाव जीतता है उसे मिले हुए कुल वोटों की तुलना में 8% वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की डिपॉजिट उसे मतगणना के बाद वापस लौटा दी जाती है और उससे कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त होता है। मनपा के चुनावी संग्राम में कुल 621 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। वहीं मतदान के दौरान 27,194 मतदाताओं ने नोटा के बटन का इस्तेमाल किया। हाल ही में संपन्न अमरावती महानगर पालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें प्राप्त हुई। हालांकि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। इस पृष्ठभूमि में राकापा की स्थानीय विधायक सुलभा खुड़के ने पराजय से निराश न होकर सभी कार्यकर्ताओं को जोश के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमरावतीकर जनता से किए गए सभी आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पार्टी ने विकास के स्पष्ट विजन और नियोजन कार्य योजना के साथ अत्यंत अनुशासन, पारदर्शिता और संगठनात्मक शक्ति के बल पर लड़ा था। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर अधिग्रहण करते हुए सरकार द्वारा व्याघ्र प्रकल्प स्थापित किया गया है, जिसके लिए कई आदिवासी गांवों को पुनर्वसित कर दिया गया है। लेकिन उन गांवों में आज भी सैकड़ों वर्षों से स्थापित आदिवासियों के श्रद्धा स्थान है, जहां पर अब पुनर्वसित गाँव में रहने वाले आदिवासी समाज बंधु कुछ विशिष्ट पर्व एवं त्योहारों के समय पूजा अर्चा करते हैं। परंतु वन विभाग द्वारा व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत रहने वाले 5 देवस्थानों पर अब आदिवासियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और आदिवासियों को वहां पर पूजा अर्चना करने हेतु जाने से रोका जा रहा है। इसके चलते आदिवासियों में सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त रोष व संताप की लहर व्याप्त है। ऐसे में यदि उन 5 देवस्थानों पर प्रवेश हेतु लगाए गए प्रतिबंध को नहीं हटाया गया तो मेलघाट क्षेत्र के आदिवासियों का गुस्सा किसी भी समय फूट सकता है तथा इस क्षेत्र में आदिवासी व प्रशासन के बीच तनाव व टकराव वाली स्थिति बन सकती है। इस आशय की मांग का ज्ञापन मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल द्वारा आज जिलाधिकारी तथा व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्र संचालक को सौंपा गया। अमरावती समेत 8 मंडलों में 12वीं के छात्र और 10वीं के 31 परीक्षा केंद्र रद्द करने का निर्णय राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया है। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को नकल मुक्त करने के लिए इस वर्ष विशेष अभियान शुरू किया गया है। पिछले वर्ष कड़े इंतजामों के बावजूद कई परीक्षा केंद्रों पर नकल के मामले सामने आए थे। इसी कारण बदनाम हो चुके परीक्षा केंद्रों को इस वर्ष बंद करने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों पर होने वाली परीक्षाएं अब वैकल्पिक केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिला नियोजन समिति की आगामी शनिवार 24 जनवरी को सुबह 11 बजे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। जिला विकास का 434 करोड़ का प्रारूप बनाया गया है, जिसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना होने की जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले वर्ष का प्रारूप 527 करोड़ का था।
आगामी 7-8 फरवरी को एल्गार मराठी गजल सम्मेलन का अमरावती में संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में प्रसिद्ध गजलोगो वैभव जोशी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। उद्घाटन मुंबई के डॉक्टर राम पंडित करेंगे। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। चर्मकार समाज का आगामी शनिवार 24 जनवरी को नागपुर में रवि भवन में भव्य सत्कार समारोह विदर्भ अध्यक्ष रविंद्र तांडेकर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन भी होगा। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में प्रकाश खरुले, रविंद्र तांडेकर, नरेश मोहते आदियों ने दी। PR पुटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप का टेक्लॉन्स 2026 का उद्घाटन आज IAS अधिकारी स्वप्निल वानखड़े और कैप्टन एंट्रोनॉट अंगद प्रताप के हस्ते किया गया। इस समय संस्था अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बाराते, उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे, गूगल में कार्यरत पोटे कॉलेज के पूर्व छात्र वैभव आष्टीकर, नितिन कोहली आदि प्रमुख उपस्थिति थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 20 जनवरी को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों ने बताया कि देश की राजधानी में ऐतिहासिक एवं विश्व विक्रमी किसान आंदोलन 386 दिनों तक चला था। उस समय सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस लेने के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे कृषि क्षेत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गाड़गेनगर होंडा शोरूम के पीछे गली नंबर 1 में रहने वाले सुरेश काकड़े ने अपने पड़ोसी प्रणव काप्ते पर अतिक्रमण कर पड़ोसियों को नाहक शोरगुल से तकलीफ देने का आरोप लगाकर महापालिका अधिकारी से भी न्याय न मिलने के विरोध में आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर महापालिका के सामने आंदोलन करने का ऐलान किया। आज दोपहर प्रेस वार्ता में उन्होंने यह जानकारी दी। दरियापुर बस स्थानक के ठीक सामने स्थित सचिन उत्तमराव हिरोलकर के ज्वेलर्स में गत 10 जनवरी को हुई बड़ी सेंधमारी के आरोपियों को तत्काल पकड़ने की मांग आज स्वर्णकार संघ और नरहरी मालवीय सोनार संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद से की। उन्होंने अध्यक्ष अजय तिनखेड़े और राजेश अनासने के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। आरोपियों को दबोचने की डिमांड सोनार संघ ने भी की। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का प्रलोभन दिखाकर एक व्यक्ति के साथ 2,22,600 रुपए की जालसाजी करने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में सोमवार दोपहर को गाड़गेनगर पुलिस ने अभिजीत धर्माले के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोमवार को सुबह कुछ आक्रोशित महिलाओं ने भी अभिजीत धर्माले की बेरहमी से पिटाई की। वरुण तहसील के पुसला का रहने वाला 25 वर्षीय युवक संतरे के बाजार से काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए पांडुरना चौक पर वाहन का इंतजार कर रहा था। सोमवार को तड़के करीब 2 बजे तेज रफ्तार वाहन ने उसे उड़ा दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। अचलपुर नगर परिषद में मतदान करने के लिए धमकाए जाने पर परतवाड़ा के कुछ लोगों द्वारा जमावड़ा किए जाने से तनाव निर्माण हो गया था। परतवाड़ा पुलिस ने 30 से 35 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आने वाले महिला आर्थिक विकास महामंडल जिला कार्यालय में कार्यरत एक 36 वर्षीय कर्मचारी के पास आकर गाली गलौज कर मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम ऋषिकेश अवाडे है। कर्ज लेने के बाद किस्त अदा न करने से बैंक द्वारा मॉर्गेज रखी गई संपत्ति जब्त के बाद कर्जदार ने इस संपत्ति पर फिर से अवैध रूप से कब्जा किया रहने का मामला प्रकाश में आया है। बैंक व्यवस्थापक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह घटना राजापेट थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक शुभम कॉलोनी निवासी दिलीप हरवानी ने इंडियन बैंक से कर्ज लिया था। मिर्जापुर में एक युवक ने 26 वर्षीय युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब युवती 5 माह की गर्भवती हुई तब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक का नाम मयूर गोकुल जाधव है। मयूर ने पीड़िता को शादी करने का आश्वासन दिया। इस कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 15 फरवरी 2025 से 13 जनवरी 2026 तक आरोपी ने युवती के साथ संबंध रखे पश्चात शादी करने से इनकार कर दिया। अकोला जिले के मुर्तिजापुर शहर में पतंग उड़ाते समय एक 10 वर्षीय बालक की जान चली गई। चाइना मांझा से जान जाने की घटना देखी गई है, लेकिन पतंग उड़ाते समय मासूम बालक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बालक का नाम शेख उबेर उर्फ उमर शेख फकीरा है।
मलकापुर पुलिस द्वारा तहसील चौक परिसर में की गई नाकाबंदी में एक के बाद एक ऐसी 2 आलीशान कार से 40,78,850 रुपए जब्त किए गए। मलकापुर के थानेदार गणेश गिरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के कारण हवाला करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। विशेष यानी इसमें धाड़ शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी समावेश है।